Good morning, students. In the previous lecture, we have seen financial statement of companies. Whatever chapter we have studied, the financial statement of companies. Okay. Under this chapter, we have learned to prepare the financial statement of any companies. How we will prepare, which item we will consider under the financial statements. Okay. So in the liability side and the asset side, already we have learned how to what type of items we will consider under these headings, under these points. Okay. Under financial statement of companies. Okay. My dear students, after preparing financial statement of companies, there are needs to analysis of these statement. There are need to analysis of these statement whatever we are preparing at the end of the financial year. Getting you all? आई मीन टू से, कहने का मेरे मतलब ये है कि जो भी बैलेंस शीट हम बना रहे हैं या जो भी कंपनी बैलेंस शीट बना रही है, उस बैलेंस शीट में जो भी रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं उनको कंपनी क्या करती है, एनालिसिस भी करती है. मीन्स जो मेरा रिजल्ट आया बैलेंस शीट का, ठीक है, जो भी रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं, जो भी मेरे ट्रांजैक्शंस हैं, उनको हमने रिकॉर्ड किया, मेरी बैलेंस शीट बनी और एक फाइनल रिजल्ट, एक स्पेसिफिक डेट को हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि हाँ हम इस स्थिति में है, हम इस कंडीशन में बिजनेस कर रहे हैं. क्लियर? अगर वो बिजनेस का कंडीशन अच्छा है, मतलब आपके रिजल्ट अच्छे हैं, तो क्यों अच्छे हैं, किस कारण से अच्छे हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है. अगर आपके बिजनेस के रिजल्ट मतलब खराब है, बुरे हैं, तो फिर उन कमियों को हम कैसे, कौन सी ऐसी कमियां हैं, किस पे हमको काम करना है, ये सब सारी चीजें हमको क्या पता चलती है जब हम उस बैलेंस शीट को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं. क्लियर? उस बैलेंस शीट को जो भी आइटम हम दे रखे हैं उसको एनालिसिस करने के बाद ही हमको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और अपने वीकनेसेस दोनों को हमको जानने का मौका मिलता है. तो इस चैप्टर की जो बेसिक जरूरत है, बेसिक नीड है, क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इन सारे चैप्टर्स को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिकॉर्डेड फैक्ट्स ऑलरेडी वी हैव गेट, ठीक है ना, हम उसको एनालाइज करके अपनी अच्छी चीजें जो है, मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, उस पर और ज्यादा फोकस करें और अच्छा कर सके. ठीक है? और जो मेरी वीकनेसेस है बिजनेस की, जो मेरी वीक पॉइंट है मेरे बिजनेस की, उसको हम जाने कि हाँ कौन से किस पॉइंट पे हम बहुत वीक पड़ रहे हैं, किस पॉइंट पे हम मेरे बिजनेस का जो क्या कहते हैं, मेरे बिजनेस का जो एक्टिविटीज है किस पॉइंट पे वीक पड़ रहा है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करें. तो इसलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए इन सब सारे चैप्टर्स को पढ़ते हैं. अच्छा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने की बात आती है तो इसके कुछ स्पेसिफिक टूल्स हैं जिनके द्वारा हम इन चैप्टर्स को क्या करते हैं, एनालाइज करने का काम करते हैं. देयर आर सम चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू विच वी एनालाइज टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज. गेटिंग यू ऑल? सो ये टूल कौन कौन से हैं, व्हाट आर दीज टूल्स? ओके, तो देखिए आपके सामने मैंने कुछ टूल्स के नाम लिखे. क्या है? टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के ये सारे पॉइंट्स हैं. ये सारे पॉइंट्स क्या है? ये सारे मेथड्स हैं और ये सारे आपके क्लास 12th के और कुछ जो पहले 12th में पढ़ते थे, अब उसको आपके सिलेबस से हटा के उसको आपके आगे की क्लासेस में दे दिया गया. तो इसमें से कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कुछ चैप्टर्स आपको आगे की क्लासेस में, जैसे आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, कॉमर्स के हायर एजुकेशन में जाएंगे, तो वहां पे आपको ये चैप्टर्स पढ़ने के लिए मिलेंगे. क्लियर? तो ये टूल्स कौन से, व्हाट आर दीज टूल्स? सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप एक एक टूल्स को जानेंगे और सीखेंगे. ओके, तो सबसे पहला टूल है क्या? कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस. कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है ना? देखिए पहला ये जो टूल है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज के वीडियो में, ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। ठीक है ना। अभी हम देखेंगे इसमें हम कैसे चीजों को कंपेयर करते हैं, कैसे चीजों को, ये चैप्टर क्यों बनाया था, आगे के वीडियो में पूरा देखेंगे। इसके बाद ये कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ये भी एक एनालिसिस का इंपॉर्टेंट टूल है जो हम नेक्स्ट चैप्टर, ये आपका है कंपैरेटिव के बाद ये कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है जिसको हम अपने, जब हम कॉमन साइज पढ़ेंगे तब इसको हम देखेंगे। इसके बाद ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस भी क्या है, एनालाइज का एक तरीका है, कैसे अपने रिजल्ट को हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, फिर उसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं और फिर उसके बाद हम सजेशंस देते हैं। आफ्टर कंक्लूजन, जो भी हम कंक्लूजन आता है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कुछ रेमेडियल जो चीजें होती हैं अपने बिजनेस के लिए, जो क्या सजेशंस होते हैं, जो इम्प्रूवमेंट होते हैं, उसको हम फाइंडिंग, उसको हम अपने बिजनेस के लिए गेन करते हैं आफ्टर ट्रेंड एनालिसिस। फिर रेशियो एनालिसिस, ये रेशियो एनालिसिस क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है जो आपके क्लास 12 अकाउंटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 12 सिलेबस के हिसाब से ये चैप्टर है। ठीक है ना। ये इस चैप्टर को भी हम पढ़ेंगे। रेशियो एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है विच इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल टर्म्स, मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है ना। ये पूरा जो चैप्टर है मैथ्स के उस पर बेस्ड है, मैथमेटिकल फॉर्मूला पे बेस्ड है। ठीक है ना। कैसे हायर मैनेजमेंट, जब कोई टॉप मैनेजमेंट होता है या टॉप मैनेजमेंट पे होता है तो उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंटिंग चेक करने का इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करे, एक एक ट्रांजेक्शन को देखे, चाहे एक एक बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करे, उसके पास इतना समय नहीं होता। तो वो क्या करता है, वो अपनी सारी चीजों का रेशियो एनालिसिस के थ्रू चीजें चेक करता है। तो ये चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, ये भी आपको क्लास 12 में पढ़ना है, इसको हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिर नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि व्हाट आर द पोजीशन ऑफ कैश इन योर बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है ना। जो आप बिजनेस कर रहे हो और जिस स्पेसिफिक पीरियड का आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपके फर्म में कैश की क्या कंडीशन है, कैश की क्या पोजीशन है, इस चीज को जानने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये बैलेंस शीट के बाद इसकी सेकंड इंपॉर्टेंस आती है सीएफएस। तो ये पूरा आपको चैप्टर पढ़ना है क्लास 12 के सिलेबस में। एंड देन फंड फ्लो स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल का कंडीशन जानने के लिए हम फंड फ्लो बनाते हैं। एंड देन ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, कहाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है, किस लेवल पे प्रॉफिट होगा, कहाँ आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ये सब सारी चीजें हम ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस में पढ़ते हैं, जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना। ये दो चैप्टर आपको क्लास 12 में नहीं पढ़ना, फंड फ्लो एंड ब्रेक इवन पॉइंट, ये आपको नहीं पढ़ना, बाकी सारे चैप्टर आपके सिलेबस में। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। ओके। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, क्या है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब क्या हुआ, मीन्स कंपेयर, किससे, किसी अदर ईयर के डेटा से जो करंट ईयर का डेटा है उसको हम क्या करना है, कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। हम बनाते हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है। तो कोई भी पर्सन जो एक अननोन पर्सन है, अगर आप उसके सामने अपनी कंपनी की बैलेंस शीट रखते हो, ठीक है, तो आप तो करंट ईयर का डेटा रखते हो, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड भी जानना चाहता है वो कि कंपनी कैसी है, इसका मतलब जो हिस्ट्री है वो कैसा है, कंपनी बिजनेस कर रही है तो कैसे, इसका रिजल्ट, पिछला परफॉर्मेंस कैसा है। तो इस स्थिति को जानने के लिए हम बनाते हैं क्या, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। मतलब under this comparative statement analysis we prepare the statement for 2 years। मतलब एक करंट ईयर का भी डेटा रखते हैं और साथ में हम क्या करते हैं, प्रीसीडिंग ईयर का भी डेटा रखते हैं। क्लियर। अच्छा, प्रीसीडिंग ईयर का डेटा रखते हैं, उसके साथ हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट में ये कंपेयर करके बताते हैं क्या, कि हमारा प्लस पॉइंट किस पे, हम जो मेरा एब्सोल्यूट चेंज है रिगार्डिंग बेस ईयर, रिगार्डिंग प्रीसीडिंग ईयर, जो मेरा एब्सोल्यूट चेंज है
वो कितना है इन अमाउंट, कितने इन अमाउंट मतलब पैसे में, इन मॉनेटरी टर्म्स, इन रुपीज। ओके, वी विल मेंशन इन कॉलम। अभी हम देखेंगे कैसे इसके फॉर्मेट को हम बनाएंगे अपने इस वीडियो में। ओके, उसके बाद कितना परसेंटेज चेंज आया इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, वी विल कैलकुलेट द परसेंटेज। ओके ना, परसेंटेज बेसिस। अच्छा, किसी चीज के लिए किसी परसेंटेज फॉर्मेट, व्हाई वी राइट द परसेंटेज फॉर्मेट। ओके, हम परसेंटेज फॉर्म इसलिए लिखते हैं कि क्योंकि किसी को परसेंट, अब किसी को मैं बताऊं कि मेरे फर्म की प्रॉफिट कितना है, पिछले साल के मुताबिक मेरे फर्म की प्रॉफिट 10 करोड़ 20 लाख 50 ऐसे कुछ करके मैं बताऊं, तो सुनने में भी, सुनने वालों को भी पता चले याद आया कि नहीं याद है, सुनने में भी डिफिकल्ट है, मेरे बोलने में भी डिफिकल्टीज है, पता चले मुझे करेक्ट डेटा मुझे याद है कि नहीं याद है। लेकिन अगर मैं किसी को ये बताऊं कि मेरे फर्म की जो प्रीसीडिंग ईयर की प्रॉफिट है वो 90% रही, प्रीसीडिंग ईयर की 90% रही, तो ऑटोमेटिकली ये माइंड में कैलकुलेट कर लूंगा क्या कि हाँ पिछले साल की कम है, पिछले साल से क्या है 10% कम है। तो ये क्या है, परसेंटेज डेटा को क्या करता है, फैसिलिटेट करने का काम करता है, समझाने का काम करता है, मतलब इजिली अंडरस्टैंडेबल। आप क्या कर सकते हो, इजिली अंडरस्टैंड कर लेते हो परसेंटेज की, जब परसेंटेज के फॉर्म में हम डेटा को देते हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए हम परसेंटेज का जिक्र करते हैं। ओके, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस क्लियर हो गया। मीन्स whatever statement we prepare for the comparison of the statement, that is called what, comparative statement analysis। clear? अच्छा, अब इसके फायदे क्या है बनाने के, इसके फायदे क्या है, ये अगर मैं क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको कुछ चीजें जानने की बहुत आवश्यकता है इस चैप्टर के बारे में। क्या है कि बहुत ही इजियर चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर। क्लियर? अगर इसमें से आपको कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो ये समझिए कि बोर्ड आपको क्या दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है। जो वो न्यूमेरिकल दे रहा है, जितने भी मार्क्स के दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बोर्ड आपको गिफ्ट दे रहा है इस चैप्टर से। क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर आप उस कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हो तो बहुत ही इजी। अभी तक जितने भी चैप्टर आपने पढ़े, चाहे वो पार्टनरशिप का हो, चाहे कंपनी का हो, चाहे क्या कहते हैं डिवेंचर का हो, उन सारे चैप्टर से नो डाउट ये बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर कंपैरेटिव और कॉमन साइंस, ये दोनों चैप्टर से अगर आपको न्यूमेरिकल मिलता है आपके एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जाम में, क्लियर? तो इस चैप्टर को हमें अच्छे से तैयार करना है। अच्छे से तैयार करने का मतलब कि अगर बोर्ड तो गिफ्ट दे रहा है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वो गिफ्ट नहीं ले पाओगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वो गिफ्ट नहीं ले पाओगे, मतलब हैंड ओवर कर दोगे कि ओ ये, फिर आप बहुत रिग्रेट भी करोगे उस चीज में। ठीक है ना? तो आपको क्या है कि इस कॉन्सेप्ट को समझना है एक बार बस। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। ठीक है ना? तो पहले हम ये देखेंगे इस चैप्टर की यूटिलिटी क्या है। या तो थ्योरी आती है या तो न्यूमेरिकल आता है, पक्का आता है। इन कॉमन साइंस और कंपैरेटिव दोनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखिएगा। या तो थ्योरी आती है इसकी या तो न्यूमेरिकल आता है। क्लियर? अच्छा, थ्योरी में क्या आता है? थ्योरी में जो आता है यूटिलिटी ऑफ द कंपैरेटिव स्टेटमेंट, यूटिलिटीज ऑफ द कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। क्लियर? यूटिलिटीज मतलब इस चैप्टर की उपयोगिता क्या है, क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो थ्योरी में आएगा तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन या 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसका भी यूटिलिटी। और नेक्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ेंगे कॉमन साइंस कैसे, ठीक है ना? तो आपको देखना है कि इसकी क्या उपयोगिता है, क्या यूजफुलनेस है, इसको समझना है। ठीक है ना? तो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके बुक में, उसको आप देखिए। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है, टू मेक द डेटा सिंपलर एंड मोर अंडरस्टैंडेबल। टू मेक द डेटा सिंपलर एंड मोर अंडरस्टैंडेबल
Clear? Means whatever data we have, we record under the comparative statement analysis. जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे और कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखेंगे, दोनों स्टेटमेंट आपको बना के मैं दूं तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि नहीं नहीं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ही अच्छा है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा है जैसे हम रिकॉर्ड करने का तरीका है इसमें, वो क्या होता है, बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, सिंपलियर वे हो जाता है। एक कॉमन मैन भी क्या समझ, एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज को क्या कर सकता है, बहुत इजियर तरीके से समझ सकता है। अगर कोई जिसको कॉमर्स की अकाउंट्स की जानकारी नहीं हो उसको बैलेंस शीट दे दो तो वो देख लेगा क्या, अच्छा इतना ये चेंज हुआ है तो इतना परसेंटेज आएगा, ऐसे ऐसे करके वो समझ जाएगा आपकी बैलेंस शीट को। क्लियर? तो सबसे पहली यूजफुलनेस इसके क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, ये डेटा को क्या करता है, सिंपलर एंड मोर अंडरस्टैंडेबल बना देता है, समझने योग्य बना देता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, टू इंडिकेट द ट्रेंड, क्या दिखाता है, टू इंडिकेट द ट्रेंड, इंडिकेट द ट्रेंड। ट्रेंड क्या है, आपका बिजनेस पॉजिटिव ट्रेंड में है और नेगेटिव ट्रेंड में है। ये कंपैरेटिव, व्हेन यू कंपेयर विद द प्रीसीडिंग ईयर यू गेट द ट्रेंड ऑफ योर बिजनेस। क्लियर? ट्रेंड का कहने का मतलब उसकी जो टेंडेंसी है, व्हाट द टेंडेंसी इज हैविंग यू बाय योर बिजनेस कंसर्न। गेटिंग यू वाला मीन्स उसको या तो एक पॉजिटिव ट्रेंड होगा या तो फिर नेगेटिव ट्रेंड होगा, ग्रोथ का ट्रेंड होगा या फिर मतलब डिक्रीजिंग का ट्रेंड होगा। क्लियर ना? तो ये कौन सा ट्रेंड है इससे आपको पता चल जाएगा। आपकी प्रॉफिट बढ़ रही होगी तो आपको लगेगा यस माय बिजनेस इज ग्रोइंग वेल, ओके, पॉजिटिव ट्रेंड। जब घटेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ नेगेटिव ग्रोथ है, हम नेगेटिव में जा रहे हैं। तो सेकेंड थिंग क्या है, ट्रेंड, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, टू इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट ऑफ द फर्म, टू इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट, ठीक है ना, ऑफ द कंसर्न। टू इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो भी आपके बिजनेस की, फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगी उसको वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट फोकस करके बताता है कि या इसकी एसेट्स क्वालिटी बहुत अच्छी है या इस बिजनेस फर्म के रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। अच्छा, कोई नेगेटिव पॉइंट है, या इस बिजनेस में लोन बहुत ज्यादा है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हुआ। तो इस तरीके से क्या है, ये आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट को क्या करता है, डिस्क्लोज करता है, बताता है। ओके, नेक्स्ट, टू कंपेयर द फर्म्स परफॉर्मेंस विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री। टू कंपेयर द फर्म्स परफॉर्मेंस मतलब आपके फर्म को परफॉर्मेंस को जो उस सेम लेवल इंडस्ट्री मार्केट में जो अवेलेबल एस्टैब्लिश है उनके साथ कंपेयर कर सकते हो कि उनकी एवरेज परफॉर्मेंस कितनी है और आपकी एवरेज परफॉर्मेंस कितनी है। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कंपैरेटिव स्टेटमेंट से। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, टू हेल्प इन फॉरकास्टिंग, डेफिनेटली। एंड व्हेन यू विल गेट योर स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट, देन आप क्या करने लगते हो, आप फॉरकास्ट करने लगते हो, चीजों को प्लानिंग करने लगते हो उस वे में। अच्छा, मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं ये करूंगा, मतलब आप चीजों को फॉरकास्ट करने लगते हो, उसके लिए पूर्वानुमान लगाने लगते हो। क्लियर ना? तो उस हिसाब से आप एस्टिमेट करते हो और एस्टिमेट के हिसाब से फिर आप प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हो, और प्लानिंग करके आप अपने जो भी आपकी कमियां हैं उसको आप दूर करने के लिए कोशिश करते हो। ओके, होप आपको ये पांचों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम जो देखने जा रहे हैं इस वीडियो में, फॉर्मेट ऑफ द कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। ये सारे पॉइंट्स, पांचों पॉइंट आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ये पांचों पॉइंट्स बेनिफिट्स में आते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस के, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं और बहुत ही ईजियर हैं, आपको मार्क्स पाने में बहुत ही एक तरीके से फैसिलिटेट करेंगे आप। ओके, अब देखते हैं फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। ओके, 1 2 3 4 5
क्लास 6। सभी लोग आप लोग फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जान रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप इस चैप्टर को, आप इस वीडियो को नहीं देखिएगा, जाके पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिएगा फिर आप इस वीडियो को देखिए। क्लियर? तो फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस कैसे करेंगे? देखिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेडिंग्स है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, ओके, ये हेडिंग है, सबसे पहली हेडिंग है। क्लियर है? सबसे पहली हेडिंग है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है ना। इसके अंडर में पॉइंट आता है क्या? शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। क्लियर? अच्छा, इसके अंडर में आता है पॉइंट शेयर कैपिटल। क्लियर ना? ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, आप ऐसे लाइन से आप लिखते जाओगे, ठीक है ना। जो आपको क्वेश्चन दिया होगा सारे पॉइंट ऐसे करके दिया होगा। और सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है? सबसे अच्छी बात को आपको यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट नहीं बनाना है, क्योंकि बच्चे नोट्स टू अकाउंट बनाने से बहुत परेशान रहते हैं कि सर नोट्स टू अकाउंट बनाने में बहुत लेंदी है और नहीं बना पाते हैं। अक्सर ये सारे बच्चों की शिकायत रहती है। तो इसमें आपको ये चीज नोट्स टू अकाउंट क्लेरिफाई नहीं करनी। हाँ, कैलकुलेटर का यूज आईएससी वाले कर सकते हैं, सीबीएसई वाले नहीं कर सकते हैं। तो आईएससी वालों के लिए कैलकुलेशन बहुत इजियर हो जाता है, वही सीबीएसई वाले बैठ के कहते हैं अरे सर ये लोग कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं आईएससी वाले। तो ऐसा अक्सर प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस चैप्टर में, और कैलकुलेशन करके आपको चीजों को देखनी पड़ेगी। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रोफार्मा है, यहाँ पे नोट नंबर, कोई चीज है तो नोट नंबर लिख देंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ 2 साल के डेटा को लिखेंगे। 2 साल के डेटा मतलब करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। करेंट ईयर मीन्स 2020 एंड ये हो गया 2019, ठीक है ना। 18-19 का ये डेटा हो गया, ये 2021 का डेटा, सॉरी 19-20, 2019-20, ओके। तो ये मेरा क्या हो गया? करेंट ईयर। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अगर एक बार ये चीज समझ में आ गई तो फिर ये चैप्टर क्या है? चैप्टर क्या है? हलवा है, ठीक है ना। इजली तरीके से आप खा सकते हैं, ओके। 2019, 20 एंड 2018-19, 19-20 को हम क्या कहेंगे? करेंट ईयर में। ध्यान रखिएगा, जो भी आपका करंट ईयर होगा, क्वेश्चन में जो भी करंट ईयर दिया होगा वो आपको करंट ईयर में लिख देना, ठीक। अच्छा, जो प्रीसीडिंग ईयर होगा वो आपका क्या होगा? बेस ईयर, बेस ईयर, ठीक है ना। B.Y मैंने लिख दिया 2018-19 बेस ईयर, ओके। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे अंडर शेयर कैपिटल, अंडर शेयर होल्डर फंड, देयर इज द अमाउंट ऑफ ₹10 लाख। कितना अमाउंट है? 10 लाख का अमाउंट दिया हुआ है शेयर कैपिटल में। क्लियर? अच्छा, 18-19 में ये जो अमाउंट है 8 लाख का है, ठीक है। अब जो थर्ड कॉलम है, जो थर्ड कॉलम दिया है, ठीक है ना, ये 2 साल का कॉलम तो आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों साल के बैलेंस शीट के जो डेटा रहेंगे वो इसमें हम मेंशन करेंगे। ये करंट ईयर हो जाएगा और ये बेस ईयर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, यहां पे ये जो कॉलम रहेगा वो एब्सोल्यूट चेंज का रहेगा, एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट। क्या रहेगा? एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट। कई बार बच्चे कंफ्यूजन में क्या करते हैं, यहाँ परसेंटेज लिख देते हैं, यहाँ अमाउंट लिखते हैं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना। ये एक चैप्टर मैं फिर कह रहा हूं, ये बोर्ड के द्वारा गिफ्ट किया हुआ चैप्टर है आपको,
थोड़ी सी चीजें अपने माइंड में क्लियर रख के उस गिफ्ट को लेना है हमें। क्लियर? तो देखिए क्या है, एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट्स। इन अमाउंट्स मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है। एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट्स, ओके। फिर यहां लिखेंगे परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज इन अमाउंट। क्लियर? एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। गेटिंग इन्वॉल्व? ओके। सी हियर 10 लाख अमाउंट 2018-19 में 10 लाख का है। अच्छा, एब्सोल्यूट चेंज कितना हो गया? कितना चेंज है? 2 लाख का चेंज है। कितने का चेंज है? 2 लाख अमाउंट का चेंज है। 2 लाख चेंज है। क्लियर हो गया? अब ये जो चेंज है वो बेस ईयर का कितना परसेंट है? ये जो चेंज है एब्सोल्यूट चेंज है, ये जो 2 लाख का अमाउंट है वो बेस ईयर का मतलब जो प्रीसीडिंग ईयर है, प्रीसीडिंग ईयर से कितना परसेंट चेंज हुआ है? आप कितना होगा? 2 लाख 8 लाख का कितना परसेंट है मुझे तो पता है, मैं तुरंत निकाल दूंगा 25%। क्लियर है? आपका भी कैलकुलेशन अगर फास्ट होगा तो आप फटाफट देखते कर ले जाएंगे। लेकिन कई बार बोर्ड में देखा गया है कि आंसर डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक मांगता है। इसलिए मांगता है क्योंकि आपके जो डेटा को है क्या 1.1% भी चेंज होता है तो एक बहुत बड़ा अमाउंट चेंज हो जाता है। इस बात का हम ख्याल रखेंगे अपने क्वेश्चन में कि अक्सर बच्चे कैलकुलेशन जिनका कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। क्या कि आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो वो आपका कैलकुलेशन कई बार रियल स्पेसिफिकली लिख के पूछा गया है कॉमन साइज या कंपैरेटिव स्टेटमेंट के क्वेश्चन में, कैलकुलेट द अमाउंट, ठीक है ना, अप टू 2 डिजिट ऑफ डेसिमल फिगर, ठीक है ना, इन द मतलब 2 डिजिट में डेसिमल फिगर तक आंसर निकालिए। ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए मैं इस बात पे आपको फोकस कर रहा हूं। ठीक, क्लियर है? अब देखिए आपको परसेंटेज निकालना क्या है, एब्सोल्यूट चेंज इनटू 100 अपॉन बेस ईयर, ठीक है ना। तो 2 लाख ऊपर हो जाएगा एब्सोल्यूट चेंज इनटू 100 डिवाइड बाई 8 लाख, कितना हो जाएगा 25% लिख देना। अब यही काम पूरा हमको हर अमाउंट के साथ करते जाना है, टोटल के साथ टोटल वाला चेंज अमाउंट कैलकुलेट कर देंगे, फिर यही काम सेम काम लायबिलिटी और फिर एसेट के साइड करना है। होप आप सबको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। इसी तरीके से हमको एब्सोल्यूट चेंज भी निकालना है और परसेंटेज चेंज भी हमको कैलकुलेट करना है, और फिर आपका क्वेश्चन क्या है फिर लग के तैयार हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस हैं आप उसको अपने जो बुक में दिए हुए हैं आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।